प्रिसिजन कैमशाफ्ट्स के हालिया नतीजे आए हैं और हेडलाइन में एक बहुत बड़ा घाटा दिख रहा है। तो आज हम इसी घाटे के पीछे की असली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो नंबर देखते हैं जिसने सबको चौंका दिया, -42.65 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये है इस तिमाही का कंसोलिडेटेड घाटा और पहली नज़र में तो ये नंबर काफ़ी डरावना लगता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक डिजास्टर्स क्वार्टर है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी हो अपनी बैलेंस शीट को साफ करने की ताकि आगे का रास्ता साफ हो। बस इसी सवाल का जवाब हम आज ढूंढेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी चौंकाने वाले घाटे की बात करते हैं। देखिए, जब कोई कंपनी अचानक प्रॉफिट से इतने बड़े लॉस में आ जाए तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर हुआ क्या। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना बस एक शब्द को समझना ज़रूरी है, एक्सेप्शनल आइटम। अब ये क्या होता है? सिंपल भाषा में ये एक वन टाइम हिट है। मतलब एक ऐसा बड़ा खर्चा जो कंपनी के नॉर्मल रोज के बिजनेस का हिस्सा नहीं है और जिसके दोबारा होने के चांस लगभग 0 हैं। और यहीं पर असली कहानी सामने आती है। देखिए, पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में थी। इस साल 42.65 करोड़ का लॉस। लेकिन अब जरा एक्सेप्शनल आइटम का आंकड़ा देखिए, करीब 50 करोड़ रुपए। मतलब ये जो वन टाइम खर्चा है वो तो टोटल लॉस से भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, अगर ये एक बार का खर्चा ना होता तो कंपनी असल में घाटे में होती ही नहीं। तस्वीर बिल्कुल अलग होती। तो सवाल उठता है कि ये करीब 50 करोड़ का वन टाइम हिट आया कहां से? इसका जवाब हमें मिलता है कंपनी की एक जर्मन सब्सिडियरी में, जिसका नाम है MFT। चलिए देखते हैं कि जर्मनी में आखिर हुआ क्या। हुआ ये कि यूरोप में जो आर्थिक मंदी चल रही है ना, उसकी सीधी मार MFT पे पड़ी। कंपनी के पास कैश की भारी कमी हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि वो अपना कामकाज भी नहीं चला पा रही थी और आखिर में उन्हें दिवालियापन के लिए फाइल करना पड़ा। अब इसका नतीजा ये हुआ कि प्रिसिजन कैमशाफ्ट्स को MFT में किए गए अपने पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ करना पड़ा। मतलब मान लिया कि वो पैसा अब डूब गया, 0 हो गया। और इस पर मैनेजमेंट ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है। उनका कहना है ये MFT में हमारे निवेश का पूरा राइट ऑफ है और आगे इस वजह से कोई और राइट ऑफ नहीं होगा। मतलब ये प्रॉब्लम अब जड़ से खत्म हो चुकी है। ये चैप्टर क्लोज्ड। तो ठीक है, जर्मनी वाली प्रॉब्लम तो खत्म हो गई। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, जो कि कहीं ज्यादा पॉजिटिव है, और वो है कंपनी का कोर बिजनेस जो भारत में है। यहां पिक्चर बिल्कुल अलग है। इसे ऐसे समझिए जैसे दो अलग अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक तरफ वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है जिसमें जर्मनी का लॉस भी शामिल है और वो लाल निशान में है। लेकिन दूसरी तरफ है कंपनी का सिर्फ इंडिया का बिजनेस, और वो न सिर्फ स्टेबल है बल्कि 14% का हेल्दी EBITDA मार्जिन भी बना रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि कंपनी की जो नींव है, उसका जो कोर बिजनेस है, वो अभी भी काफी मजबूत है। और मैनेजमेंट भी यही बात कह रहा है। उनका मानना है कि भले ही यूरोप के बाजार मंदी में हो, इंडिया का मार्केट लगातार बढ़ रहा है और इस ग्लोबल स्लोडाउन से बचा हुआ है। और यही वजह है कि उनका मेन बिजनेस टिका हुआ है। ओके, तो प्रेजेंट स्टेबल है, ये तो समझ आ गया। पर फ्यूचर का क्या? आगे क्या होने वाला है? तो चलिए अब देखते हैं कि कंपनी अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या कर रही है। और यकीन मानिए, ये इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। जरा ये नंबर देखिए, 1500 करोड़ रुपए। ये कंपनी को मिले नए ऑर्डर्स की लाइफ टाइम वैल्यू है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जीत है। एक ऐसा डेवलपमेंट जो कंपनी के भविष्य के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार करता है। और ये 1500 करोड़ का आंकड़ा और भी ज्यादा दमदार हो जाता है जब हम क्लाइंट्स के नाम देखते हैं। ये ऑर्डर्स मिले हैं मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा जैसे इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों से। इससे पता चलता है कि कंपनी की क्वालिटी और टेक्नोलॉजी पर इन दिग्गजों का कितना भरोसा है। और इन ऑर्डर्स का फायदा भी तुरंत नहीं बल्कि लंबे समय तक मिलेगा। 2026 से इन नए प्रोजेक्ट्स पे प्रोडक्शन शुरू होगा। 2027 से वॉल्यूम में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इन ऑर्डर्स की वजह से कंपनी के पास 2032 तक की विजिबिलिटी है। मतलब उन्हें पता है कि अगले कई सालों तक उनका बिजनेस कहां जा रहा है। अब जाहिर है, इतने बड़े ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो कंपनी करीब 120 करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिससे नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाए जाएंगे। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट अपने फ्यूचर ग्रोथ को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है।
तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि पीसीएल की ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या है, खासकर ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर। यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए, पहले कंपनी इंडिया में छोटे व्हीकल्स जैसे टाटा एस को इलेक्ट्रिक में बदलने वाले रेट्रोफिट प्रोजेक्ट पर फोकस कर रही थी, लेकिन कुछ रेगुलेटरी अनिश्चितताओं की वजह से अब उस प्लान को थोड़ा छोटा कर दिया गया है और अब नया फोकस है हेवी कमर्शियल व्हीकल्स यानी ट्रकों और बसों के ईवी प्रोजेक्ट्स पर, जिसका डेवलपमेंट अभी भी जारी है। तो कुल मिलाकर अब कंपनी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। नंबर 1 प्रायोरिटी, इंडिया में अपने कोर कैमशाफ्ट बिजनेस को और बढ़ाना। नंबर 2, उनकी जो डच ईवी कंपनी है ईमॉस, उसे सेल्फ सस्टेनिंग बनाना। और नंबर 3, जर्मनी की MFT वाली प्रॉब्लम को पूरी तरह से भूलकर आगे बढ़ना। तो आखिर में कहानी क्या निकल कर आती है? यही कि हेडलाइन में दिखने वाले एक बड़े घाटे के पीछे असल में एक स्ट्रैटेजिक क्लीनअप की कहानी छिपी है। कंपनी ने एक प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, अपनी बैलेंस शीट साफ कर ली और साथ ही साथ अपने भविष्य को भी एक बड़ी ऑर्डर बुक से सिक्योर कर लिया है। तो पीसीएल ने अपना पास साफ कर दिया है और फ्यूचर का रास्ता बना लिया है। अब बस देखना यह है कि उनका ये स्ट्रेटेजिक दांव कितना सफल होता है।